बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं। खान साहब की आज की तकरीर अक्कास थी आइंदा एक माह की कि इस मुल्क में क्या होने जा रहा है। खान साहब ने सहाफियों के साथ किस किस्म का सलूक पिछले 3 माह में रखा गया उसका भी अहाता किया। न्यूट्रल्स के लिए कुछ अहम पैगामात हैं, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और फिर किस तरह इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करने की कोशिश की जाएगी और फिर 3 सालों में और 3 माह में जो कुछ होता रहा, जिस किस्म की बंद फाइलें इमरान खान को दिखाई गई, उसकी हकीकत भी कौम के सामने रख दी। आपने नोट किया हो खान साहब की जो आखिरी तकरीर थी, यानी आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से पहले जो इस सेमिनार में खिताब कर रहे थे, इससे पहले लाहौर में हॉकी स्टेडियम में उन्होंने खिताब किया। और यह पहला मौका था जब इमरान खान ने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को नहीं पुकारा, उनके हवाले से कोई बात नहीं की। आज इमरान खान ने इन अल्फाज में पाकिस्तान के ताकतवर हलकों, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ उनके सामने सवालात भी रखे। और जो वो कहते रहे कि मुल्क के अंदर जो साजिश हुई, जो लोग रोक सकते थे, उनका एक किरदार था जो अगर उस पर चलते तो शायद ये साजिश रुक सकती थी। आज इमरान खान ने जो जुमला कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पहला मौका है जब उन्होंने क्या कहा। वो ये कहते हैं कि हम किसी को अक्यूज नहीं करते, यानी पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को अक्यूज हम नहीं करते कि एस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार था, लेकिन आप किसी साजिश का हिस्सा थे। आप खुद बताएं कि चोरी जब हो रही थी और चोरी आपके सामने हो रही है और आपके सामने हर किस्म की खबर थी, तो आपने इसे क्यों नहीं रोका। इससे पहले इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के हवाले से बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन आज ये पहला मौका था जब उन्होंने ये अल्फाज कहे कि हम किसी को एक्यूज नहीं करते। ये अल्फाज थे कैटेगोरिकली, कोट अनकोट, कि मैं किसी को एक्यूज नहीं करता, लेकिन जब चोरी आपके सामने हो रही थी तो आपने उसे क्यों नहीं रोका। इमरान खान ने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से एक और भी सवाल किया और उन्होंने फारूक लगारी साहब के टाइम की बात की कि मुझे कुछ फाइल्स दिखाई गई कि किस तरह पैसा मुल्क से बाहर भेजा गया, यानी $1.5 अरब बेनजीर ने और नवाज शरीफ ने मुल्क से बाहर ले गए। और फिर पाकिस्तान की सियासत में आने का बुनियादी मकसद हमारा ये था कि हम करप्शन को रोक सकें, चोरी का पैसा जो पाकिस्तान से बाहर जाता है इसका रास्ता हमेशा के लिए रोका जा सके। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और खान साहब ने अल्फाज क्या इस्तेमाल किए वो भी मैं आपके सामने 1 बाय 1 रख देता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस हैं जो आज इमरान खान ने कही। वो ये कहते हैं कि जनरल अमजद ने हमें फाइलें दिखाई कि पाकिस्तान के अंदर पैसा जो है वो किस तरह बाहर जाता है। आपको याद होगा ब्रॉडशीट से पहले जनरल अमजद का नाम भी आया और हमने भी इन्हें तलाश करने की कोशिश की, क्योंकि उनके हवाले से कावे मुसावी साहब ने बहुत सारी बातें ऐसी कही कि वो मुशर्रफ के टाइम में उनके साथ मुसलसल जुड़े हुए थे। और बाकायदा फाइलें दिखाई गई, नवाज शरीफ के ऊपर केसेस, बेनजीर के ऊपर केसेस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो केसेस, जो इनके दीगर लोग थे जिनका पैसा पाकिस्तान से बाहर गया। खान साहब ये कहते हैं कि ISI वाले हमें बताते रहे, यानी ISI पाकिस्तान की वो एजेंसी जिसको सब मालूम है, इमरान खान साहब ये मुतादिद दफ़ा कह भी चुके कि उन्हें पता है कि इमरान खान क्या करता है, इसके एहसास क्या है। और बाहर की जो खुफिया एजेंसी हैं ऑब्वियसली उनसे भी बहुत दफ़ा राब्ते में रहे और इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज होती रहती है कि पैसा कहाँ कहाँ पर छुपा कर रखा, पैसे की जो तादाद है वो क्या है, कितने अमाउंट इस वक्त मुल्क से बाहर है और मुल्क के अंदर इनके एहसास कहाँ पर हैं। इसकी तमाम फाइलें बनाई गई और हमें दिखाई गई कि ये देखें मुल्क को किस तरह लूट रहे हैं और हमें अब एक ऐसे कौम को अगर आगे लेकर जाना है तो इनका रास्ता रोकना होगा। खान साहब ये कहते हैं कि मुशर्रफ की हमायत हमने इसलिए की क्योंकि वो इन दोनों खानदानों से उन्होंने छुटकारा हासिल किया, इसलिए कि ये मुल्क को लूट रहे थे। पाकिस्तान का कर्जों का पैसा किकबैक्स की शक्ल में हासिल किया जाता है और पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन कहानी कुछ और निकली कि वो अपनी सियासत को, यानी जो पॉलिटिकल फेस था, दुनिया के सामने रखना चाहते थे और पॉलिटिकली बैप्टाइज करने की बात की जाती थी। इसलिए काफ लीग बनती है और वो चाहते थे कि वो मुल्क के अंदर एक सियासी लीडर के तौर पर सामने आए, क्योंकि वर्दी उनसे छिन गई और अपना वो सियासी रोल जो है वो प्ले करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हो सका और पावर हासिल करना चाहते थे, जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा था। फिर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो उन्होंने बताई, और ये अब कोई पाकिस्तान के बच्चे को ये चीज़ मालूम है, लेकिन इमरान खान का इस वक्त जब फॉरेन फंडिंग केस, न्यूट्रल्स का किरदार, पाकिस्तान में उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया और फिर इमरान खान को हमेशा के लिए नाअहल करने की जो साजिश तैयार की जा रही है, इस वक्त इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। खान साहब ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही हैं और कुछ सवालात पाकिस्तान की ताकतवर हलकों और इस्टेब्लिशमेंट के सामने रख दिए। वो क्या है? वो ये कहते हैं कि मैं न्यूट्रल से कहता हूं कि अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करें, देखें कि वो क्या हालात हैं,
क्योंकि तारीख आपको माफ नहीं करेगी। पाकिस्तान की तारीख लिखी जा रही है और मौरिख जो तारीख लिख रहा है उसमें पाकिस्तान के जर्नल्स का, पाकिस्तान की ताकतवर हलकों का, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का अपना किरदार जो है वो अपने अंदाज में लिखेगा। अब ये वो वक्त नहीं रहे जब बादशाह अपनी मर्जी से तारीख को लिखेगा और कहेगा कि मौरिख को बुलाओ, हमने आज अपनी तारीख लिखवानी है, और उसमें फिर वही कुछ लिखा जाएगा जो बादशाह की मंशा होगी। अब वो वक्त नहीं रहा। पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर लोग समझते हैं किसका क्या किरदार है, किसने क्या किरदार अदा किया, कौन किसका अलाकार था। इसलिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये चाहिए कि वो अपने रवैये को रिविजिट करें और देखें कि कहाँ कहाँ पे गलतियां हुई, और बंद कमरों के फैसले अगर आप मुल्क और कौम पर मुसल्लत करेंगे तो फिर इसका एक रिएक्शन आएगा। आप 4 लोगों को बंद कर सकते हैं, आप 18 अकाउंट्स की निशानदेही कर सकते हैं, आप 200 अकाउंट्स को पकड़ सकते हैं, उनको सजाए मौत तक जो है वो दिलवा सकते हैं, कि गद्दारी के मुकदमे भी दर्ज किए जा सकते हैं, प्रोग्राम्स को बंद किया जा सकता है, टेलीविजन चैनल्स के एनओसीज मनसूख किए जा सकते हैं, और कुछ लोगों के कहने के ऊपर हर वो काम किया जाएगा, यानी मारा भी जाएगा, अगवा भी किया जाएगा, गोलियां भी चलाई जाएंगी, सब कुछ हो सकता है। लेकिन याद रखें, तारीख हर चीज लिख रही है। वो तारीख जो बगैर किसी की साइड लिए जो जो कुछ हुआ, जो जिसके साथ खड़ा था, उसका असल किरदार चाहे वो कुछ भी हो, उसे कभी भी किसी की मर्जी के मुताबिक जो है वो बदला नहीं जाएगा, बल्कि वो लिखा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज खान साहब ने कही, आज दोबारा मरासले का जिक्र हुआ कि वो मरासला आर्मी चीफ के पास भी था, सदर के पास भी मौजूद था, हमारे पास भी आया। लेकिन ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की अपनी ख्वाहिश नहीं है। वो अपनी कौम को उनका असल मकाम दिलाना चाहता है। अगर वो एब्सोल्युटली नॉट कहता है तो इसमें इमरान खान की अपनी अना या अपना फायदा नहीं है। वो उस कौम को उसकी असल पहचान दिलवाना चाहता है, मकाम दिलवाना चाहता है कि हमारी बेसिस है, हम आपको दें या ना दें, और हम अपनी सरजमीन को किसी शख्स के खिलाफ इस्तेमाल होने की क्यों इजाजत दें। फिर दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि रूस जा रहा हूं। अब रूस के हवाले से बहुत सारे ऐसे सवालात उठाए गए कि इमरान खान का रूस जाने का जो फैसला था ये उनका अपना ज़ाती था, लेकिन खान साहब ये कह चुके कि वो लोग जो अमेरिका के बहुत करीब हैं और अमेरिका की आशीर्वाद हमेशा उन्हें हासिल रही, एक सपोर्ट है, सॉफ्ट कॉर्नर पाया जाता है, उनके ख्याल में ये फैसला इमरान खान का अपना था। और कहीं पर भी पाकिस्तान के जो इम्पोर्टेंट जो की पोजीशंस हैं और इन पोजीशंस के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, उन्हें किसी सूरत भी कॉन्फिडेंस पे नहीं लिया गया। लेकिन खान साहब ने आज फिर ये कहा कि ये फैसला पाकिस्तान की कौम के लिए था, और अगर हमें यूक्रेन के मामलात का पता होता कि किस तरह ये बढ़ रहे हैं, हम पहुंचे, और अगर हम उस वक्त इस दौरे को ख़त्म कर देते तो शायद डिप्लोमेटिकली इसके असरात पाकिस्तान के उसके ऊपर आने थे। खैर, असरात तो वैसे भी आए। वो ताकतें जो रशिया के साथ आपके ताल्लुकात को बेहतर नहीं समझती, उन्होंने अपना बाकायदा जो है वो किरदार अदा भी किया। अगर अमेरिका अपने तहफ़्फ़ुज़, अपने इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है तो फिर पाकिस्तानी अपने इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो क्यों नहीं कर सकते। और व्यूअर्स, आपको ये बात बता दें कि आज खान साहब ने सोशल मीडिया के हवाले से कुछ बातें कही, और मैंने इस तरफ आपकी तवज्जो इसलिए भी दिलवानी है कि ये एक ट्रैप है, इसके पीछे आपने नहीं आना। मैं पिछले 2 दिन से बाकायदा इसके ऊपर एक अपने तज्जियों की शक्ल में, खबरों की शक्ल में और इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे इस पे कैंपेन कर रहा हूँ कि जब कोई ट्वीट की जाती है ना, चाहे वो फौज के खिलाफ हो, फेक अकाउंट से या किसी शख्स ने कर दी हो, और उसे नहीं मालूम कि वो ट्वीट कौन कर रहा है, क्यों करवाई जा रही है, और इसका बुनियादी मकसद क्या है, किसी को लालच देकर, किसी को कुछ भी किसी के अपने अंदाज में उसे ब्लैकमेल करके अगर आप ट्वीट करवा देते हैं, या कुछ भी वजह बनती है उसकी ट्वीट करने की, वट एवर द रीजंस आर, उसे इमरान खान के साथ जोड़ दिया जाता है कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने पर ये हुआ। ये बहुत ही खतरनाक बात है। और कोई बच्चा ट्वीट करता है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में डाल दी जाती है। कोई बच्चा पाकिस्तान की फौज के हवाले से बात करता है, अपने दिल के जज्बात जो है वो सामने रखता है, वो ये कहते हैं कि यार ये इमरान खान करवा रहा है। पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इमरान खान की तकरीर जब वो कर रहे हों उसे काट दिया जाए, बीप्स लगवा दिए जाएं। अब ये जो गद्दारी वाला एलिमेंट था, यानी जिस तरह चैनल्स ने इसको बनाने की कोशिश की, और जब भी सोशल मीडिया की, आज भी ऐसा ही हुआ, जब सोशल मीडिया का जिक्र आया तो खान साहब की आवाज़ को दबा दिया गया और फिर एंकर बोलना शुरू कर देता है। अब टेलीविजन चैनल्स के पास जो पॉलिसी है वो ये कहते हैं कि यार ये जो बयानिया था इसका इससे पहले कि कोई हमें गद्दारी के साथ जोड़े, तो लिहाजा हमने इस पर अब एहतियात जो है वो बरतनी है। ARY ने जो कुछ किया
ये टाइमलाइन हम आपके सामने कुछ दिनों से रख रहे थे कि ये ट्रैप है और अपने आप को दूर रखें। चैनल्स समझ गए कि ये ट्रैप क्या था, वो भी दूर कर रहे हैं अपने आप को। खान साहब समझ गए, लिहाजा उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को पीछे हटना, वो जो गद्दारी वाला एलिमेंट है उससे दूर हो रहे हैं। और अब पाकिस्तान की अवाम जहां पर भी ट्वीट होगी, याद रखें, कोई बंदा कुछ जेन्युइन ट्वीट भी अगर करता है ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में डाल दी जाएगी। बेशक नून लीग वाले ट्वीट करें, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में डाली जाएगी। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात जो खान साहब ने कही है ना, वो नैब के हवाले से कही। खान साहब समेत बहुत सारे ऐसे लोग थे, मैं भी उनमें शामिल हूं। मैंने हमेशा शहजाद अकबर साहब से जब भी सवाल किया, मैं कहा जी आप तकरीरें बहुत करते हैं, आप लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, लेकिन नतीजा सिफर निकलता है, क्या फ़ायदा इन केसेस का। और आपने आखिरी दिनों में ये भी देखा होगा कि शहजाद अकबर को बदल दिया गया, हुकूमत को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और उसके बाद कुछ नए नाम भी सामने आ गए और रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। खान साहब ने आज पूरे के पूरा जो निज़ाम है इसके हवाले से एक चीज़ तो वाज़े कर दी, और वो वाज़े ये की कि पाकिस्तान के अंदर नैब कभी उनके कंट्रोल में नहीं था और कुछ ताकतें थी, यानी शफकत का हाथ था उन लोगों के ऊपर। जब भी केस आगे चलने के लिए कोशिश इधर से तेज़ की जाती, दूसरी तरफ शफकत का हाथ रख दिया जाता और केस को डिलेइंग टैक्टिक्स। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बने थे तो वो ये कहते थे कि जनाब मेरी कमर में दर्द है। आज कहाँ गया कमर में दर्द, कोई पूछे इनसे। और हमजा शहबाज, मैंने मुल्क से बाहर जाना है, कमर में दर्द है, मैं पेश नहीं हो सकता, वो उधर वज़ीर आला जो है वो नहीं बन सके, तो वो पाकिस्तान से बाहर आके लंदन में उन्होंने पक्का जो ठिकाना बना लिया। तो ये सब बातें मौजूद हैं। गेम इसी तरह खेली गई, इन किरदारों के साथ जो डील्स होती हैं, आगे कैसे बढ़ना है, कहीं ना कहीं तो ताकत के जो मरकज़ हैं उनका हाथ होता है। और आज इमरान खान ने इन्हीं ताकत के जो मरकज़ हैं उनका जिक्र भी किया। हिस्ट्री आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। रिविज़िट कर, अगर आप ये समझते हैं कि तारीख ऐसी लिखी जाए, कुछ लोगों को उठाकर गायब कर और मुकदमे बनाकर उनके खिलाफ तारीख को नए सिरे से लिखा जा सकता है या अपनी मर्जी की तारीख लिखी जा सकती है, ऐसा नहीं होगा। जिसको जहां पर मौका मिलेगा वो बोलेगा, जहां जहां मौका मिलता रहेगा वो कहता रहेगा, लिखता रहेगा। तो इसके ऊपर भी इसे रिविज़िट करने की ज़रूरत है। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि खान साहब अब जलसे करने जा रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, और इन जलसों की एक अपनी अहमियत है। उस वक्त जब खान साहब को 9 हलकों से मुकाबला होगा उनका, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों से, पीडीएम के लोगों से, प्लेटफॉर्म से, और बहुत सारे तो ऐसे हलके हैं जहाँ पर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रही है, नून लीग भी सपोर्ट कर रही है, सभी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे क्योंकि हुकूमत को इन्होंने बचाना है। अब जलसों का एक मोमेंटम बनाया जाएगा और आप देखेंगे कि दूसरी तरफ खान साहब को नाअहल करने के लिए चीज़ें जो हैं वो तेज़ होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आप नाअहल करने की कोशिश करें या कुछ और करें, पाकिस्तान की कौम जानती है कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है और आप उसे अब नहीं रोक सकेंगे। एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, हामिद मीर ने भी इस पे बात भी की अपने प्रोग्राम के अंदर। वो ये कहते हैं कि जब खान साहब की हुकूमत नहीं थी, और खान साहब का ये इंकशाफ है कि हमें ISI बताती थी कि इनके केसेस क्या हैं, क्या मामलात होते रहे, किस तरह बंद फाइलें जो हैं वो हमें दिखाई जाती रही, उनकी करप्शन के किस्से सुनाए जाते रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के खुफिया इदारों पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं या फिर आप उनके हवाले से जो बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली इसका कोई सबूत तो होगा। देखें जी, खुफिया एजेंसीज जो है ना पाकिस्तान की, क्या कहीं पे भी मौजूद हो, इनका काम क्या होता है? ये हर उस शख्स से दोस्ती लगाएंगे जहाँ से इन्हें मालूम की खबर निकलेगी, IB हो, ISI हो, या इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस या बाकी जितने भी लोग काम करते हैं, ये इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। इंफॉर्मेशन गैदर करके एक पॉट में डाली जाती है, फिर चीज़ों को मिलाया जाता है, फिर उससे एनालिसिस डेवलप किए जाते हैं, फिर पल्स चेक की जाती है और फिर उस पर रिपोर्ट बनाकर जो डिसीजन मेकर्स उनको दे दी जाती है। खान साहब की मुल्क के अंदर जो मकबूलियत है, अगर ISI आकर बताती है कि जनाब देखें क्या कुछ और, तो ये कोई नई बात नहीं है। 2008 के अंदर खान साहब का एक अपना मकाम था, आज भी उनका वो मकाम, बल्कि इसमें प्लस हुआ है, माइनस कुछ नहीं हुआ। खान साहब की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ। अगर रिपोर्टर्स की फाइलें बन सकती हैं तो आप यू टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये कौन सी कोई ऐसी अनहोनी बात है जिसको आपने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की? यहाँ पर तो एक जज लगाना हो तो उसकी IB की रिपोर्ट होती है, ISI की रिपोर्ट होती है, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट होती है, किसके साथ बैठता है, इसके ताल्लुकात किसके साथ हैं,
इसके साथ साथ सहाफ़ियों की रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, आम बंदों की रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, आईजी की रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके साथ साथ आपके वो लोग जो पावरफुल कॉरिडोर्स के अंदर बैठे हुए हैं, फैसला साज हलकों में बैठे हैं, उनकी रिपोर्ट्स तैयार की जाती है। तो यहाँ पे तो हम अगले वज़ीर-ए-आज़म की बात कर रहे थे। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले लोगों से, दोस्तों से गुजारिश है, जब आप ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर बात करते हैं तो सिलेक्टेड लोगों को काइंडली मत बुलाया करें। अगर मैं लोगों के माजी आपके सामने रखना शुरू कर दूँ ना, तो आप हैरान रह जाएंगे कि यार ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। लोग अपने माजी को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर आप 5, 6, 7 सहाफ़ियों को बुलाकर कहेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो मेरा नहीं ख्याल कहीं मुनासिब होगा। लोगों को, सबको आप ऑनलाइन लें, एक बड़ी डिबेट करें। मुझे अच्छी तरह याद है, बात लंबी हो जाएगी लेकिन मैं ज़रूर करूँगा। शाह महमूद कुरैशी साहब बरतानिया आए, कश्मीर का मामला था, और बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि जनाब ये सवाल आपने पूछना है, ये सवाल ऐसे कीजिएगा। तो मुझसे रहा नहीं किया। मैंने उनसे ये यहाँ तक कह दिया कि आप ये बंद कमरों में बैठकर कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पे फॉरेन मीडिया मौजूद ही नहीं है, उन्हें मालूम ही नहीं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। तो हम तो घर के लोग हैं, पाकिस्तान का मीडिया यहाँ पे मौजूद है, हमारा तो ये मसला है, हम बात करेंगे, इसका क्या फ़ायदा होगा। आपको चाहिए कि फॉरेन मीडिया को बुलाएं। तो मेरे से जो हाई कमीशन के जो लोग थे वो नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि आपने शाह महमूद कुरैशी से ऐसा सवाल क्यों कर दिया। अरे सवाल तो ठीक है, कश्मीर का मामला दुनिया का, जब हम कहते हैं ना कि इंटरनेशनली हमें रखना पड़ेगा, तो भाई मीडिया को तो बुला लो। और जब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऐसे सेमिनार करें तो इंटरनेशनल मीडिया को भी दावत दें, वो आएँ और सवालात हों, यहाँ से लोगों को शामिल करें, अमेरिका से लोगों को शामिल करें, एमनेस्टी इंटरनेशनल से लोगों को शामिल करें। आप लोगों को शामिल जब तक नहीं करेंगे ना, तो ये इसी तरह ही कि घर में जो शाह महमूद कुरैशी ने यहाँ पे बरतानिया में आकर किया, कश्मीर की वो बात करते हैं और अपने ही रिपोर्टर्स और अपने ही सहाफ़ियों से और कहते हैं कि हम मुकदमा लड़ें। ऐसा नहीं होगा। आपको इस मामले को इंटरनेशनली उठाना चाहिए और लोगों को इन्वॉल्व करें, इंटरनेशनली इन्वॉल्व करें, और फिर आप देखिएगा कि आपकी तहरीक में किस तरह 4 चांद जो हैं वो लगते हैं। लॉबीज़ आप हायर करें, बिल्कुल ठीक है। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, जाते जाते मैं इसका पे भी आपको जवाब दे दूँ, किसी ने सवाल मुझसे ये किया। अमेरिका के अंदर लॉबिस्ट होते हैं, ठीक है, ये फर्म्स काम करती हैं। पाकिस्तान में शायद ये रुझान नहीं है, लोगों को ये शायद चीज़ मालूम नहीं है। लॉबिस्ट का काम होता है लॉबिंग करना, पॉजिटिव लॉबिंग। ये लॉबिंग करना कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। अगर हमने अपने जो जितने भी लोग वाइट हाउस के अंदर फैसला साज हैं, सेनेटर्स हैं, जिनके इन्फ्लुएंस या जिनके वोट से कांग्रेस के अंदर या वहाँ की फैसलों पर असरअंदाज हो सकते हैं लॉबिंग, तो फिर लॉबिंग की जाती है, उन लोगों तक पहुँचा जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक खातून, मेरी उनसे मुलाकात अमेरिका में वाइट हाउस में हुई, वो मुझे बताती थी कि उनका क्या किरदार है। वो पाकिस्तान की लॉबिंग का काम करती हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। कांग्रेस के एक वोट से, यानी सेनेटर का एक वोट होगा, या वो किस तरह पॉलिसीज पे असरअंदाज हो सकता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। लोगों का ये बुनियादी काम है अमेरिका में लॉबिंग करना। व्यूअर्स, अपने कमेंट्स भेजिएगा प्लीज़। मैं कुछ दिनों से, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आज मैं हिम्मत करके आपके सामने पेश हो गया, क्योंकि सियासत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आपका एक ताल्लुक़ है इस चैनल के साथ, आप जुड़े हुए हैं, आपकी बहुत मेहरबानी। ये आपका अपना चैनल है और ऑब्वियसली हमारी कोशिश होगी कि हम आपको इसी तरह अपडेट करते रहें। आपकी दुआओं की आजकल बहुत ज़रूरत है, दुआ में याद रखिएगा। और किसी ने मुझसे पूछा भी है कि आपकी तबीयत ख़राब है, क्या वजूहात बनी। सिर्फ मैं आपसे दुआओं की ही गुजारिश कर सकता हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।